दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, अच्छी, मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द रिवेंज ऑफ द एलिफेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, REVENGE। रिवेंज ये एक नाउन है, साथ में वर्ब है, लेकिन यहाँ इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। रिवेंज का अर्थ होता है बदला या फिर प्रतिशोध। ऑफ मतलब का एलिफेंट मतलब हाथी। द रिवेंज ऑफ द एलिफेंट का मतलब हुआ कि हाथी का बदला। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ बिग एलिफेंट इन अ स्मॉल टाउन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। क्या अर्थ हुआ? लॉन्ग लॉन्ग अगो, मतलब लॉन्ग लॉन्ग अगो का मतलब होता है कि बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ बिग एलिफेंट इन अ स्मॉल टाउन। बहुत बहुत समय पहले एक छोटे शहर में, स्मॉल टाउन मतलब छोटा शहर, एक छोटे शहर में एक बड़ा हाथी रहता था। द एलिफेंट वॉज ऑफ आ रिलीजियस नेचर एंड यूज टू परफॉर्म पूजा इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल। द एलिफेंट वॉज ऑफ ए रिलीजियस नेचर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, रिलीजियस का मतलब था धार्मिक, नेचर का मतलब था स्वभाव। द एलिफेंट वॉज ऑफ अ रिलीजियस नेचर का अर्थ हुआ कि हाथी एक धार्मिक स्वभाव का था। एंड यूज टू परफॉर्म पूजा इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल। दोस्तों, ये जो वाक्य है इसमें यूज टू का प्रयोग किया गया है। और देखिए, यूज टू का जो प्रयोग है वो पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को, मतलब कि पास्ट में किसी निरंतरता को दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। परफॉर्म का मतलब होता है करना। तो क्या अर्थ हुआ इस पूरी लाइन का कि जो हाथी था वो एक धार्मिक स्वभाव का था, धार्मिक स्वभाव वाला था। एंड यूज टू परफॉर्म पूजा इन फ्रंट ऑफ ए टेम्पल, और एक मंदिर के सामने पूजा किया करता था। चलिए दोस्तों, यूज टू का मैं भी आपको एक वाक्य देना चाहूँगा प्रैक्टिस के लिए। आप उसको ट्रांसलेट करें और उसे कमेंट में बताएं। नोट कर लीजिए। वाक्य है, मैं स्कूल जाया करता था। मैं स्कूल जाया करता था। दोस्तों, इसको आप ट्रांसलेट ज़रूर करें और कमेंट में भी बताएं। दोस्तों, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, उसे आप नोट कर लीजिए। और इनॉर्मस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बड़ा या फिर भारी भरकम। फिजिक मतलब शरीर। तो क्या अर्थ हुआ कि डिस्पाइट हिज इनॉर्मस फिजिक, मतलब कि अपने भारी भरकम, या कह सकते हैं कि अपने एक बड़े शरीर के बावजूद, ही वॉज अ वेरी लविंग क्रिएचर, वह एक प्यारा जीव था। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? डिस्पाइट हिज इनॉर्मस फिजिक ही वॉज अ वेरी लविंग क्रिएचर। अपने भारी भरकम शरीर के बावजूद वह एक प्यारा प्राणी था। पीपल लव्ड हिम। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है लव, और ये सेकंड फॉर्म है लव्ड। पीपल लव्ड हिम, लोग उसे प्यार करते थे। एंड ऑफर्ड हिम डिलीशियस फ्रूट्स टू ईट, और उसे खाने के लिए स्वादिष्ट फल
दिया कर, फल देते थे। ऑफर का मतलब देना। चलिए आगे देखिए। While going to temple, the elephant had to pass through a busy marketplace. दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट फोर्स एक्शन सेंटेंस है। पास्ट फोर्स एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम पास्ट में किसी व्यवस्था को दर्शाते हैं तो ऐसे वाक्यों में हैड टू का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? वाइल गोइंग टू टेम्पल। दोस्तों वाइल का मतलब होता है दौरान। वाइल गोइंग टू टेम्पल का मतलब हुआ कि मंदिर जाने के दौरान। द एलिफेंट हैड टू पास थ्रू। दोस्तों पास थ्रू का मतलब है कहीं से होकर गुजरना। द एलिफेंट हैड टू पास थ्रू, हाथी को गुजरना पड़ता था। अ बिजी मार्केट प्लेस, एक व्यस्त बाज़ार से। मार्केट प्लेस का मतलब होता है बाज़ार। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि मंदिर जाने के दौरान हाथी को एक व्यस्त बाज़ार से होकर गुजरना पड़ता था, या कह सकते हैं एक व्यस्त बाज़ार के पास से गुजरना पड़ता था। There a florist would give him a marigold garland every day. और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फूल बेचने वाला। ऐसा व्यक्ति जो फूल बेचता है उसको फ्लोरिस्ट कहा जाता है। और इस वाक्य में वुड का प्रयोग किया गया। दोस्तों जैसे यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किया जाता है, ठीक वैसे ही वुड का प्रयोग भी पास्ट के ही वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? देयर अ फ्लोरिस्ट वुड गिव हिम अ मैरीगोल्ड गार्लैंड एवरी डे। वहाँ एक फूल वाला उसे एक मैरीगोल्ड गार्लैंड का मतलब होता है कि गेंदे की माला, मतलब कि गेंदे की जो माला थी, गेंदों के फूल की माला, वो देता था हर दिन। एवरीडे मतलब कि हर दिन। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वहाँ एक फूल वाला उसे रोज़ एक गेंदे की माला देता था। वाइल अ फ्रूट सेलर वुड ऑफर हिम फ्रूट्स। वाइल का मतलब होता है जबकि या फिर दौरान, तो यहाँ इसका मतलब है जबकि। वाइल अ फ्रूट सेलर मतलब फल विक्रेता, फल बेचने वाला। जबकि एक फल विक्रेता उसे फल देता था। द एलिफेंट वॉज वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ दैम फॉर दीज प्रेजेंट्स। दोस्तों ग्रेटफुल एडजेक्टिव है। ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद होना, आभारी होना, या फिर कहते हैं हिंदी में कृतज्ञ होना। तो क्या अर्थ हुआ? द एलिफेंट वॉज वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ दैम फॉर दीज प्रेजेंट्स। प्रेजेंट का मतलब होता है दोस्तों उपहार। तो क्या अर्थ हुआ कि जो हाथी था वो इन उपहारों के लिए उन दोनों के प्रति बहुत एहसानमंद था। द पीपल इन द मार्केट प्लेस वुड गैदर अराउंड द एलिफेंट। और जो लोग थे इन द मार्केट प्लेस, बाज़ार में, वुड गैदर अराउंड द एलिफेंट। अराउंड मतलब आसपास और गैदर मतलब इकट्ठा हो जाना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द पीपल इन द मार्केट प्लेस वुड गैदर अराउंड द एलिफेंट एंड शो देयर अफेक्शन बाई पैटिंग हिम जेंटली। दोस्तों शो का मतलब होता है दिखाना, और अफेक्शंस का मतलब होता है स्नेह या फिर प्यार, और पैट का मतलब थपथपाना, जेंटली मतलब प्यार से, सौम्य तरीके से। और ये दोस्तों एडवर्ब है। एडवर्ब का काम होता है वर्ब की विशेषता का वर्णन करना। अब मैं इसको पूरा ट्रांसलेट करता हूँ, एक एक मीनिंग को आप समझ जाएंगे। तो क्या अर्थ हुआ? द पीपल इन द मार्केट प्लेस वुड गैदर अराउंड द एलिफेंट। लोग बाज़ार में उसके आसपास इकट्ठा हो जाते, वुड हाथी के आसपास इकट्ठा हो जाते। एंड शो देयर अफेक्शंस, और अपना जो प्यार था, जो अपना स्नेह था, उसका वो प्रदर्शन करते। बाई पैटिंग हिम जेंटली मतलब उसको बड़े प्यार से उसको थपथपाकर वो जो उनका प्यार था, जो स्नेह था, उसका वो प्रदर्शन करते। दे हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन देयर हार्ट्स फॉर हिम। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और ये जो वाक्य है दोस्तों ये एक पास्ट पॉजेसिव का सेंटेंस है। पास्ट पॉजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ ये दर्शाते हैं कि किसी की व्यक्ति के पास कुछ चीज़ थी, कोई वस्तु थी, विचार था, तो ऐसे वाक्यों में हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन देयर हार्ट्स फॉर हिम। उनके पास मतलब कि उनके दिलों में, उस फॉर हिम मतलब कि उसके लिए बहुत अधिक सम्मान था। चलिए आगे देखिए। वन डे द फ्लोरिस्ट
थॉट ऑफ प्लेइंग अ लिटिल जोक ऑन द एलिफेंट। क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, द फ्लोरिस्ट थॉट। दोस्तों थिंक मतलब होता है सोचना और सेकंड फॉर्म है थॉट, और यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन द फ्लोरिस्ट थॉट ऑफ प्लेइंग अ लिटिल जोक ऑन द एलिफेंट। एक दिन फूल वाले ने हाथी पर एक छोटा सा मजाक करने की सोची। When the elephant arrived at his shop the next day, as usual, he, instead of offering him a garland, pricked his trunk with a needle, which he used for making garlands। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? बड़ा सेंटेंस है तो मैं इसको एक एक लाइन को ट्रांसलेट करूँगा और उसके बाद दोबारा से इसको एक बार पढ़ दूँगा ताकि आप एक एक चीज़ समझ सकें। तो यहीं से इसको दोबारा से देख लेते हैं कि एक दिन फूल वाले ने हाथी के साथ कह सकते हैं हाथी पर एक मजाक करने की, एक छोटा सा जो जोक था, मजाक करने की सोची। When the elephant arrived का मतलब होता है आना, सेकंड फॉर्म arrived, नोट कर लीजिए। जब हाथी आया, जब arrived at his shop the next day, जब अगले दिन हाथी उसकी दुकान पर आया, एज यूजुअल हमेशा की तरह, ही इंस्टीड ऑफ ऑफरिंग हिम ए गार्लैंड, उसने, इंस्टीड ऑफ मतलब की बजाय, उसने उसे माला देने की बजाय, प्रिक्ड हिज ट्रंक विद अ नीडल, उसकी जो ट्रंक था मतलब जो सूंड थी उसमें जो नीडल थी, जो सुई थी, वो उसने चुभो दी। प्रिक मतलब चुभाना और ये सेकंड फॉर्म है। विच ही यूज्ड फॉर मेकिंग गार्लैंड्स, जिसका इस्तेमाल वह मालाओं को बनाने में करता था। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन फूल वाले ने हाथी के ऊपर एक मजाक करने की सोची। When the elephant arrived at his shop the next day, जब अगले दिन हाथी उसकी दुकान पर आया, एज यूजुअल हमेशा की तरह, he instead of offering him a garland, उसने उसे माला देने की बजाय, pricked his trunk with a needle, उसकी सूंड पर सुई चुभो दी, which he used for making garland, जिसका इस्तेमाल वह माला बनाने में करता था। The elephant writhed in pain। दोस्तों writhe का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि तड़प जाना, छटपटा जाना, सेकंड फॉर्म में राइड्ड। तो क्या अर्थ हुआ कि द एलिफेंट राइड इन पेन एंड सेट ऑन द ग्राउंड। और दोस्तों सिट मतलब बैठना और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का ही वाक्य है। द एलिफेंट राइड इन पेन एंड सेट ऑन द ग्राउंड। हाथी दर्द से छटपटा गया और ज़मीन पर बैठ गया। सम पीपल गैदर्ड अराउंड हिम एंड बिगेन टू लाफ। कुछ लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए, और दोस्तों गैदर मतलब इकट्ठा होना, सेकंड फॉर्म में गैदर्ड। कुछ लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए एंड बिगेन टू लाफ, और हंसने लगे। दिस मेड द एलिफेंट वेरी एंग्री विद द फ्लोरिस्ट। दोस्तों मेक एंग्री का मतलब होता है किसी को क्रोधित कर देना, गुस्सा दिला देना, नाराज कर देना, और ये सेकंड फॉर्म है मेड। क्या अर्थ हुआ? दिस मेड द एलिफेंट वेरी एंग्री विद द फ्लोरिस्ट। और इस चीज़ ने हाथी को फूल वाले से बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया, बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया। दैट डे, उस दिन, ही डिड नॉट विजिट द टेम्पल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ हमें पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव जब हम वाक्य बनाएंगे तो हमें सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ करना होगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है VISIT, विजिट मतलब कहीं जाना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ कि दैट डे, उस दिन, ही डिड नॉट विजिट द टेम्पल, उस दिन वह मंदिर नहीं गया। बट इंस्टीड, लेकिन इसकी बजाय, वैन टू अ नियर बाय डर्टी पॉन्ड, लेकिन इसकी बजाय वह एक गंदे तालाब पर चला गया। डर्टी पॉन्ड मतलब गंदा तालाब। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उस दिन वह मंदिर नहीं गया बल्कि इसकी बजाय वह एक गंदे तालाब पर चला गया। एट द पॉन्ड मतलब कि तालाब पर, ही कलेक्टेड सम डर्टी वाटर इन हिज लॉन्ग ट्रंक एंड केम बैक टू द फ्लोरिस्ट शॉप। दोस्तों कम बैक मतलब होता है वापस आना, और सेकंड फॉर्म में केम बैक। क्या अर्थ हुआ कि एट द पॉन्ड तालाब पर, ही कलेक्टेड, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, और सेकंड फॉर्म में, ही कलेक्टेड सम डर्टी वाटर इन हिज लॉन्ग ट्रंक, उसने अपनी लंबी सूंड में कुछ पानी इकट्ठा कर लिया। एंड केम बैक टू द फ्लोरिस्ट शॉप, और फूल वाले की दुकान पर वापस आ गया। आगे देखिए,
There he emptied his trunk by spewing dirty water upon the florist and the garlands and flowers kept in the shop. There he emptied his trunk. दोस्तों empty का मतलब था खाली करना, और ये सेकंड फॉर्म में नोट कर लीजिए, EMPTIED. There he emptied his trunk. वहाँ उसने अपनी सूंड को खाली कर दिया by spewing dirty water. गंदा पानी की उल्टी कर अपॉन द फ्लोरिस्ट, फूल बेचने वाले पर, एंड द गार्लैंड्स और मालाओं पर, एंड फ्लावर्स कैप्ट इन द शॉप, और दुकान में रखे हुए फूलों पर. तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वहाँ उसने अपनी सूंड को खाली कर दिया उल्टी कर फूल वाले पर, मालाओं पर, और वहाँ रखे दुकान में रखे फूलों पर. द फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स बिकेम डर्टी. बिकम मतलब होना, बनना, और इस सेकंड फॉर्म में फूल और मालाएं गंदी हो गईं, एंड कुड नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, और उन्हें बाज़ार में नहीं बेचा जा सका. दस इस प्रकार से द फ्लोरिस्ट हैड टू सफ़र अ हैवी लॉस फॉर हिज मिसचीफ. इस तरह से फ्लोरिस्ट को, मतलब कि फूल बेचने वाले को, या कह सकते हैं कि फूल वाले को, अपनी इस शरारत के लिए एक भारी नुकसान उठाना पड़ा. चलिए दोस्तों, कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए. मॉरल है टिट फॉर टैट. दोस्तों ये एक फ्रेज़ है, लेकिन दोस्तों मैं आपको इसकी मीनिंग नहीं बताऊंगा, और आप कमेंट करके इसकी मीनिंग बताएं कि टिट फॉर टैट का क्या मतलब हुआ, आप कमेंट में ज़रूर बताएं. तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी. यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें. यदि कोई सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ. यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे एंड बाय.